हाय। तो चैप्टर 1 की अपार सफलता, आई मीन व्यूज़ वगैरह देखे जाए तो काफ़ी सफलता है। हालांकि मेरे को वॉच टाइम दिखाई देता है तो मेरे को वॉच टाइम देख के पता चली जाता है कि कितनी एक्चुअल में सफलता रही है और कितनी नहीं। तो यार बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो देख रहे हो पूरा कंप्लीट ही करके देख लिया करो। ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हो किसी टीचर को, किसी को भी करो, मेरे को करो अगर मेरा समझ में आता है, किसी और का समझ में आता है उन्हें कीजिए। बट जिन्हें भी कर रहे हो उन्हें पूरा फॉलो कीजिए। ये मैंने पहले भी बता रखा है, ओरिएंटेशन एंड क्या बोलते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 में भी बता रखा है मैंने कि जिन्हें फॉलो कर रहे हो पूरा कीजिए। तो यार प्लीज़ देख रहे हो तो पूरा देखो और वॉच टाइम एटलीस्ट इंप्रूव कीजिए। मेरे को व्यूज़ से लेना देना नहीं है, अगर 20 लोग भी देख रहे हैं तो 20 लोग पूरा देखें, ठीक है, रादर दैन 200-2000 लोग देख रहे हैं लेकिन 10-10 सेकेंड देख रहे हैं। दैट्स नॉट हाउ आई वुड लाइक टू अप्रोच विथ माई चैनल। तो चैप्टर 1 यार काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जो सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया, तो थैंक यू सो मच। एंड एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं 3 चैप्टर तो पढ़ाऊँगा ही, तो चैप्टर नंबर 2 आपके सामने मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि है मॉड्यूलस एंड लॉगरिदम्स। ये लेक्चर 1 है। अगर आप यहाँ से ही फॉलो कर रहे हैं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो आई वुड सजेस्ट कि इससे पहले चैप्टर 1 हो रखा है जो कि है बेसिक मैथमेटिक्स का, तो आप पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि ऐसी कई बार ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स में काफ़ी बातें ऐसी हो चुकी है जो कि मॉड्यूलस एंड लॉगरिदम्स में काम आएगी हमारे। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो देख लें। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कंटिन्यू करना चाहें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आपका बेस अच्छा है तो। ठीक। तो आज हम जो लेक्चर एजेंडा है वो आपके सामने है कि हम फंक्शंस की बात करेंगे। बाय द वे ये चैप्टर जो है कोटा में तो चैप्टर नंबर 1 में ही इंक्लूड कर देते हैं, बट मैं थोड़ा सा पार्टीशन रखना पसंद करता हूँ क्योंकि कोटा में फंक्शंस को इतना जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं हर एक टीचर की बात नहीं कर रहा। जनरल माहौल ऐसा ही है मार्केट वहाँ का। तो मैं फंक्शंस को पूरा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि ऑफ कोर्स इसे डिफाइन करने से पहले हमें रिलेशंस की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने अभी तक नहीं बोला है कि ये क्या होता है क्या नहीं। तो मैं बस एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि होता क्या है, मीनिंग क्या है, बस इतना। ठीक है। उसके बाद हम डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। डोमेन एंड रेंज जो है उसका फंक्शन से ही लेना देना है, ठीक है। तो अभी आपने ये सब नहीं सुना हुआ, कोई बात नहीं। थर्ड, ग्राफ्स। ग्राफ्स पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो फंक्शन का जब डेफिनेशन, मतलब जब फंक्शन पढ़ा रहे होंगे तब हम उस पर ज़्यादा बात कर सकते हैं। अभी मैं ग्राफ बस इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि न्यू एनसीईआरटी में बेसिक बेसिक चीज़ें काफ़ी सारी रिमूव कर दी गई है। न्यू एनसीईआरटी से मेरा मतलब 9th एंड 10th की न्यू एनसीईआरटी है। जैसे कि 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हुआ करता था कि आपको स्ट्रेट लाइन वगैरह के ग्राफ बनाने पड़ते थे, है ना, x+2y=5 ऐसा कुछ दे रखा है, इसके ग्राफ वाफ बनाने पड़ते थे। तो ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है वगैरह वगैरह। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी स्किप कर दी गई हैं। इस वजह से मैं चाहता था कि ग्राफ्स को भी हल्का सा डिस्कशन किया जाए कि बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक लग सकता है, लेकिन ये उनके लिए है जिनका बेसिक एकदम ही गया गुजरा है। और फाइनली जो हमें मेनली पढ़ना है वो है मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे भाई। मॉड्यूलस एंड लॉगरिदम्स मैं पहले सोच रहा था इस पर 15 लेक्चर के आसपास होंगे, लेकिन अभी जो मेरा प्लान है, मैं लगभग 3 से 4 लेक्चर लूँगा मॉड्यूलस के लिए और वहीं 4 से 5 लेक्चर लूँगा मैं लॉगरिदम्स के लिए। ठीक है, तो मेरे को इसमें ज़्यादा चिलपिल नहीं चाहिए आप लोगों का। अगर आप देख रहे हो तो आपको इतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा। काफ़ी डेप्थ में बात करेंगे, जितना मतलब एक क्लासरूम में पॉसिबल होता है उतने डेप्थ में बात करेंगे। प्रॉब्लम्स भी मैं लगभग हर टाइप के कराऊंगा आपको। ठीक है, तो इस वजह से पेशेंस बना के रखिए, देखते रहिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज बहुत बेयर बोन्स है। तो हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। ऑलराइट, तो फंक्शंस की बात करनी है। फंक्शन जो वर्ड है, ये शुरू करने से पहले मैं आपको आपके क्लास 9th में लेके जाता हूँ। 9th में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है ये वर्ड जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऐसी बात होती है यूजुअली। ठीक है, तो ये होता क्या है पॉलिनोमियल, आप इसे ऐसे लिखा करते थे अगर आपको याद हो। p ऑफ x इज नथिंग बट a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ an x का पावर n। या तो आप ऐसे लिखा करते थे
या फिर इसका ठीक उल्टा भी होता था, कभी कभी ऐसे भी कुछ बुक्स में लिखा होता है, तो वो गलत सही की बात नहीं है, मैं बस अभी नोटेशन की बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा भी लिखा होता था कभी कभी कि जो कोएफिशिएंट है जो ऐसे ऑर्डर में लिखे थे इसका उल्टे ऑर्डर में लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, दोनों ही सही हैं अपने अपने नज़रिए में, ठीक। तो इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। और आपको एक चीज़ 9th में पढ़ाई जाती थी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, है ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट लेट्स से x इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप करते क्या थे कि वेरिएबल का जो भी वैल्यू गिवन होता था उसे आप इस जगह पे रिप्लेस करते थे, और वही यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे x दिखाई देता था RHS में वो भी आप रिप्लेस करके सॉल्व कर देते थे, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ करूँ तो आप बोलोगे कि वैल्यू एट 0 को p ऑफ 0 से डिनोट किया जाता है, और ये ऊपर वाले केस में आएगा a0 और नीचे वाले केस में आएगा an, क्योंकि बाकी जहाँ पे भी x है ये वाले सारे टर्म्स, है ना, ये और यहाँ पे ये जितने भी टर्म्स है जिनमें x है ना, तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास या तो ये बचेगा अगर ऊपर वाला नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये बचेगा, है ना। तो ये क्या था कि एक रूल है किसी तरीके का जहाँ पे एक चीज़ है जिसे आप इनपुट के तरीके से देख सकते हो, और एक चीज़ है जिसे आप आउटपुट के तरीके से देख सकते हो, है ना। ओपी लिख देता हूँ, आजकल ओपी का माहौल बहुत चल रहा है ना यूट्यूब पे। ओपी करके कौन कब टोपी पहना देता है वो आप लोग को नहीं दिखाई देता, खैर कोई नहीं। तो इनपुट और आउटपुट जैसा कुछ मामला चल रहा है ना। तो ऐसी चीज़ों को मैंने पॉलिनोमियल की ही क्यों बात की, तो पॉलिनोमियल जो होता है वो अपने आप में एक फंक्शन होता है। तो इसका क्या मतलब है कि आप 9th क्लास 10th क्लास से फंक्शंस पढ़ते आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप तब से पढ़ते आ रहे हैं, बस आपको पता नहीं था, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स जो है वो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक सिंपल टर्म में डिफाइन करना हो तो वो कुछ ऐसा होगा कि पॉलिनोमियल जो है ना, इट इज़ अ रूल, ठीक है। एक रूल होता है जो कि इनपुट x को रिलेट करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बेटर, ठीक है। इट इज़ अ रूल विच रिलेट्स इनपुट x, ठीक है, कोई एक इनपुट है x, आप वेरिएबल x भी बोल सकते हो, टू आउटपुट से आप बोल सकते हो f ऑफ x। f हम क्यों यूज़ करते हैं, f हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x बोला जाता है, ठीक है। तो इसे हम फंक्शन ऑफ x बोल देते हैं, ठीक। तो इसे f ऑफ x नोटेशन दिया जाता है। सिंपल साफ शब्दों में कहूँ आपको तो फंक्शन जो होता है ना वो एक मशीन की तरह है, आप इसे ऐसे समझिए, ठीक है, कि फंक्शन जो है इट एक्ट्स लाइक अ मशीन। ऐसा मान लो कि एक फंक्शन नाम की एक मशीन है, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए इसको। हम सिंप्लिसिटी के लिए एक काम करते हैं, हम f ऑफ x को फिलहाल के लिए डिफाइन कर देते हैं x स्क्वायर से, ठीक है। देखिए ये पॉलिनोमियल जैसा ही है तो समझने में आसानी होगी। जहाँ पे अगर मैं कलर्स वगैरह चेंज करके बात करूँ तो ये जो चीज़ है ये इनपुट है, और जो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा वो आउटपुट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया समझ आ रहा होगा। तो ये डब्बा जो है ये बता रहा है कि अगर आप x को इनपुट करेंगे तो आपको x स्क्वायर आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो डब्बा है ये फंक्शन है, ये एक तरीके की मशीन है, ठीक। अब मशीन में कोई चीज़ एक इनपुट करी जाती है और दूसरे साइड पे एक आउटपुट निकलता है ना। तो अगर हम इनपुट देखा जाए तो इनपुट होता है x, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, और आउटपुट आता है f ऑफ x, है ना। इसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी बोला जाता है। y पे क्यों है वो हम ग्राफ्स पे बात करेंगे, बट नोटेशन कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। y बेसिकली इसलिए है क्योंकि इसको y एक्सिस पे बनाया जाता है, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे कि अगर आप x को ले लेते हो -2, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर आप इसे लेते हो -2 तो ये इस फंक्शन में जाता है, तो ये x की जगह -2 को इनपुट करता है और यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर देता है, और फिर ये जो आपको रिटर्न करता है वो है ये वाली वैल्यू जो कि आएगा y इज इक्वल टू 4। सिमिलरली आप शायद मेरे साथ अग्री करेंगे कि अगर यहाँ पे 0 पुट किया जाए तो ये f ऑफ 0 देगा जो कि 0 का स्क्वायर होगा, जो कि अगेन y इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो आप देख पा रहे कि हर एक इनपुट जो कि x से डिनोट किया जा रहा है आपको एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स उसके लिए मिलेगा जो कि आउटपुट है, ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली यही है, एक तरीके का रूल है जो कि
हर एक इनपुट को एक आउटपुट के साथ लिंक करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ऑफ कोर्स एक सेट थ्योरी वाला पूरा पूरा डेफिनेशन होता है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए आप इसे एक रूल की तरह समझेंगे, आपको आसानी होगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डोमेन एंड रेंज। ओके, तो हमने फंक्शन की जब बात की थी तो हमने ये कहा कि फंक्शन जो होता है वो एफ ऑफ एक्स होता है ना, हम ऐसे बात कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये कुछ वैल्यू देता है जिसे हम y बोलते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई बोल लो, है ना। तो ये जो f है ये डिनोट करता है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। ऑफ वेरिएबल x इसलिए कि इसको जब आप डिफाइन करेंगे तो इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी होगी वो x के फॉर्म में होगी। ध्यान देना, ये जो y है ये आपको लग रहा होगा कि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल ये डिपेंडेंट वेरिएबल ही है, x की वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड करेगी। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, वो आपको इधर नोटिस करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि एक वेरिएबल ही आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक इनपुट था और हमें एक आउटपुट भी मिल रहा था, है ना। अब ये जो इनपुट है ये किसी ना किसी सेट से तो आता होगा, है ना। जैसे कि इनपुट हमने जैसे पिछला एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने क्या इनपुट किया था, उसमें हमने -2 इनपुट किया था, 0 इनपुट किया था। आप और भी कुछ इनपुट कर सकते थे, आप 1/2 भी इनपुट कर सकते थे, क्या दिक्कत है। 1/2 इनपुट करते इसका स्क्वायर हो जाता, है ना। तो इनपुट तो कुछ भी किया जा सकता था। तो इनपुट जो होता है ऑफकोर्स कुछ भी नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है, फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, बट ये किसी ना किसी सेट से आते होंगे चीज़ें, है ना। तो ऐसा एक सेट हमेशा डिफाइन किया जा सकता है जिसको हम सेट ऑफ इनपुट बोल सकते हैं, या फिर रैदर मैं सेट ऑफ इनपुट की जगह बोलूं कि सेट ऑफ अलाउड इनपुट, ठीक है। अलाउड इनपुट का क्या मतलब है, कभी कभार फंक्शन कुछ ऐसा होगा जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। आप मुझे ये बताओ क्या इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट किया जा सकता है। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसे इन्फिनिटी मत बोल दीजिएगा, 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। इन्फिनिटी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो आपने क्या देखा कि ये जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स जिसको मैंने इस तरीके से डिफाइन किया था, ये इस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता। तो क्या ये वैल्यू अलाउड है? नहीं, ये वैल्यू अलाउड इनपुट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई, हमें ये रिक्वायरमेंट हुई कि हमें वो सेट हमेशा बताना पड़ेगा जिसमें वो इनपुट जो कि हम अलाउ कर रहे हैं फंक्शन पे वो हो, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ अलाउड इनपुट्स होता है इसे हम डोमेन कहते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। अगेन फंक्शन में इसका पूरा पूरा डेफिनेशन होता है कि सेट ए होता है, सेट बी होता है, वगैरह वगैरह, बट फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि एक्स की वो वैल्यूज जो कि अलाउड है यूज करना उसे हम डोमेन कहते हैं, या और अच्छे से लिखूं तो डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन इस केस में वो फंक्शन है एफ, ठीक है। तो एफ से हम फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं। और सिमिलरली आपको जितने भी आउटपुट मिलते हैं उसका भी कोई ना कोई सेट होगा, जैसे कि हमने जब -2 डाला था हमें आउटपुट मिला था 4, पिछले एग्जाम्पल में 0 डाला था हमें आउटपुट मिला था 0। अगर हम 1/2 डालते तो हमें आउटपुट मिलता 1/4। तो ये सब भी तो अपने आप में किसी ना किसी सेट से ही बिलोंग करते हैं, है ना। तो हम इनका भी एक पूरा पूरा सेट बना सकते हैं, राइट। तो जो सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स होता है, ठीक है। अगेन ये इनपुट आउटपुट जो होते हैं ये मैथमेटिकल वर्ड्स नहीं है, इनके लिए अपने अपने वर्ड होते हैं, जैसे कि इसे प्री इमेज इमेज बोला जाता है, वो छोड़िए फिलहाल के लिए। आप सिंपल भाषा में समझिए कि जितने भी आउटपुट्स का सेट होता है उसे हम रेंज ऑफ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और वर्ड आ जाता है जिसे हम कोडोमेन कहते हैं, उसकी बात हम मेनली फंक्शंस में ही करेंगे। कोडोमेन जो होता है वो रेंज का सुपर सेट होता है, ठीक है। तो रेंज सुपर सेट ऑफ रेंज कह सकते हो, बेसिकली एक ऐसा सेट जिसके अंदर रेंज लाई करता है, ठीक है। तो मैंने सिंपली बता दिया, अगर आपको कभी दिख जाए कहीं पे तो रेंज जितना भी होगा उससे एक बड़ा सेट जो होगा वो कोडोमेन कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया समझ में आया होगा। अगेन मैं वही एग्जाम्पल पे वापस चलता हूँ, जैसे कि अगले पेज पे कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ नोटिस करो तो मैं यहाँ पे डोमेन की बात कर लेता हूँ और रेंज की बात कर लेता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप यहाँ देखें
तो शायद मैं x की जगह कोई भी, और जनरली हम जो ये फंक्शन की बात करते हैं हम रियल नंबर्स में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के भी फंक्शन होते हैं, बट हालांकि वो 12th लेवल पे नहीं पढ़ना होता है, वो ग्रेजुएशन वगैरह की बात है। ठीक, तो जो x है मैं शायद कोई भी रियल नंबर लूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है ना। तो इस वजह से जो डोमेन है, यानी कि जो इनपुट्स अलाउड है यहाँ पे, वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसी सेम तरीके से मैं कोई भी रियल नंबर डालूंगा तो आंसर भी मुझे रियल नंबर में ही आएगा, लेकिन आंसर जो है वो मुझे पॉजिटिव रियल नंबर में आएगा, है ना। तो मैं इसे r प्लस इंक्लूडिंग 0 लिख सकता हूँ, है ना। r प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और 0 इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि रेंज में वो डोमेन में 0 भी आ रहा है ना, ये r रियल नंबर्स में 0 भी तो आता है, तो 0 के लिए 0 भी आएगा, इस वजह से मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसे और एक तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। इंटरवल नोटेशन, इन सब चीज़ों की बात बेसिक मैथमेटिक्स में हो चुकी है ना, कि ये इस तरीके से नोटेशन है। अच्छा, अब हम एक और फंक्शन की बात कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। जैसा कि हमने देखा कि ये x हर एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा सिवाय 0 के, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे ऐसे लिखते हैं सेट ऑफ r, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें से 0 को हटा दिया गया है। इसे क्या बोल रहे हैं, इसे सेट डिफरेंस बोल रहे हैं। ये सारे सेट ऑपरेशंस की बात बेसिक मैथमेटिक्स में हो चुकी है ऑलरेडी, तो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। अच्छा, और उसके बाद रेंज की अगर बात करें तो क्या ये कभी भी 0 वैल्यू को ले पाएगा, क्या ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है? तो द आंसर इज नो। कैसे? देखो, अगर x बढ़ता जा रहा है तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 की तरफ जाएगी, पर क्या ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना। तो इस वजह से इसका जो रेंज है उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा कभी भी, पर हाँ इसके रेंज में 0 के क्लोज जरूर आप जा सकते हो, है ना। तो 0 के आसपास जा सकता है बट 0 नहीं हो सकता कभी भी, तो इसके रेंज से एक तो 0 जाएगा। अच्छा, क्या आप इस वैल्यू को कितना भी बड़ा बना सकते हैं? बिल्कुल, आप x को छोटा करते रहिए, ये वैल्यू पूरा बड़ा बनता जाएगा, है ना। फ्रैक्शन ऐसी तो होता है, जैसे 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन सा है? 1/2 बड़ा है। तो जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर छोटा होता जाता है, ओवरऑल नंबर बड़ा होता जाता है। सॉरी, मेरे को ऐसे करना चाहिए था। हाँ, तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता है ओवरऑल नंबर बड़ा हो जाता है ना। तो उसी सेम तरीके से यहाँ पे अगर x जो है वो ओवरऑल छोटा होता जाए, कितना भी छोटा कर सकता हूँ मैं, 0 नहीं ले सकता ना, पर 0 के करीब तो जा सकता हूँ, तो ये बड़ा होता जाएगा। और अगर नेगेटिव में सेम काम करते रहूं तो ये नेगेटिव में नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जाता रहेगा, है ना। तो आप देख रहे हो कि ये कोई भी रियल नंबर की वैल्यू ले सकता है सिवाय 0 के। तो अगेन मैं इसका रेंज भी ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है डोमेन और रेंज का आइडिया बहुत क्लियर हो रहा होगा। इसको फाइंड आउट करने का एक और बढ़िया तरीका होता है कि आप इसका ग्राफ बनाएं। तो अगर आपको ऐसे देखने में दिक्कत हो रही है, जहाँ पे डोमेन जो होती है वो x की वैल्यूज होती है, रेंज जो होती है वो y एक्सिस पे कौन सी वैल्यू ले पा रहा है वो फंक्शन, तो अगर आपको ऐसे देखने में दिक्कत हो रही है, मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप इसके ग्राफ्स बना के देखें खुद। डेस्मोस नाम की वेबसाइट आती है, अगर आपको नहीं पता हो तो उस पर ग्राफ वगैरह लेके आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको मज़ा भी आएगा सीखने में और आप सीख भी जाएंगे, ठीक है। तो इतना मेरे को डोमेन और रेंज के बारे में बताना था। मैं ये वर्ड्स इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन्हें यूज़ करूँगा कभी कभी, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन की बात हुई तो डोमेन और रेंज की बात भी होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सब चीज़ें एकदम सॉर्टेड रही होंगी और शायद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फंक्शन को देखने का सबसे सिंपल तरीका है उसे एक मशीन की तरह देखिए। बट हाँ, ये डेफिनेशन कभी एग्जाम में मत लिख के आ जाइएगा बोर्ड्स वगैरह में, ये सिर्फ समझने की बात है, ठीक है। चलिए, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो मैं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन की बात करूँ, ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं, इसमें हम अभी वो सब बातें नहीं करेंगे जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का कैसे हो रहा होता है वगैरह वगैरह। हम सिंपली कि ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाता है, बस इतनी ही बात करनी है। जैसा कि मैंने कहा था कि ये 9th 10th में जिन बच्चों ने ग्राफ वगैरह नहीं देखा होता, यार मैं बच्चा क्यों बोल रहा हूँ, बच्चा नहीं बोलना चाहिए मुझे, आजकल के तो बड़े हो रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो हाँ, तो मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ा नहीं होता है ग्राफ्स वगैरह अच्छे से। तो हम यहाँ पे मेनली देखेंगे कि ग्राफ वगैरह कैसे बनाया जाता है। तो अभी हमने फंक्शन का डेफिनेशन दिया था कि इट इज़ नथिंग बट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसा कुछ मामला होता है ना, जहाँ पे ये जो होता है वो इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये आई पी है और ये ओ पी है, ठीक। तो इनपुट और आउटपुट होता है
एंड हम देखना चाहते हैं कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है x जो कि x एक्सिस जैसा कुछ डिनोट कर रहा है, और दूसरा है y जो कि y एक्सिस पे बनाया जाएगा। तो जो इनपुट होते हैं उन्हें हम x एक्सिस पे डिनोट करते हैं, जो आउटपुट होते हैं उन्हें हम y एक्सिस पे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ वाफ ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट कि आपको पता चल जाए कि बात क्या हो रही है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हम एक लीनियर फंक्शन ड्रॉ करते हैं। लीनियर नाम में ही पता चल रहा है, लीनियर फंक्शन का मतलब जो एक लाइन जैसा बने, है ना। तो एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं f(x) इज इक्वल टू 2x+1। ठीक, मान लीजिए कि ये डेफिनेशन है, तो हम इसे y इज इक्वल टू f(x) लिख देते हैं। तो शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे जब मैं बोलूँ कि एक x की वैल्यू होगी और एक f(x) होगी जो हम y पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं ढंग से बना देता हूँ। तो अगेन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि x की वैल्यू जो है, x अगर 1 है लेट्स से, तो f(1) कितना होगा? आप x की जगह 1 रखोगे तो 2 1s are 2 हो जाएगा, +1 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप 0 रख लेते हैं तो 0 रखने से आपके पास आएगा 2 0s are 0 और ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट अगर आप -1 रखते हैं तो -2 + 1 माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए हैं यहाँ पे, और हम 3 पॉइंट से एक लाइन ऑब्वियसली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये अपना ओरिजिन है। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं 1 यहाँ पे लेता हूँ, इतना ही डिस्टेंस पे 1 2 3 रफली मान लीजिए यार यहाँ पे हम इतना ग्राफ वाफ ड्रॉ नहीं करना चाहते। तो अगर मैंने 1 प्लॉट किया तो ये आएगा 3 पे, यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये पॉइंट है, इसे 1,3 बोला जाता है। ये सब 9th क्लास में देख रखा होगा आपने। अगर हम 0 की बात करें तो 0 पे प्लॉट हो रहा है यहाँ पे कहीं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्चुअली बेहतर रहेगा, है ना। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रहा और ये रहा। ठीक, एंड फाइनली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे जितना गया था उतना ही यहाँ पे जाके मेरे को -1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे था 1 2 एंड 3 बना लेता हूँ। तो जो लास्ट पॉइंट था वो था -1, -1 पे -1 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगेन ये सब मैंने रफली बनाया, कुछ मेजर करके तो नहीं बनाया है। तो इस पॉइंट को अगेन मैं तीनों पॉइंट को लेबल कर देता हूँ। ये 0,1 था और ये -1,-1 था। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे अगेन पूरा रफली ड्रॉ कर रहा हूँ ये, यस। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। तो ये जो ग्राफ बना है ना, ये जो ग्राफ बना है आपका, इसे हम बोलते हैं ग्राफ ऑफ द फंक्शन, जो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का बना है ना। और इसे लिखा जाता है कि दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f(x). ठीक है, या फिर इस केस में आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2x+1 का ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना है। ऑफकोर्स ये हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, जितने भी फंक्शन होते हैं जो कि ax + b की फॉर्म के होते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनते हैं। ये स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ेंगे वैसे। और जितने भी फंक्शंस होते हैं जो x² वाले होते हैं वो पैराबोलिक बनते हैं, ये भी हम देखेंगे। अगर इतना आगे गया मेरा चैनल तो ज़रूर देखेंगे। और ऐसे ही अलग अलग शेप्स बन सकते हैं ऑफ कोर्स, बट ग्राफ्स का मेजर आइडिया यही है कि आप फंक्शन में x की वैल्यू को पुट करते जाइए, y की कुछ वैल्यू आती रहेगी, जो वैल्यूज़ आपने खुद सिलेक्ट की हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इन सब की बात मैं कर चुका हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में, अगर मुझे सही से याद हो तो। और इसे हम डिपेंडेंट बोलते हैं, है ना। तो इंडिपेंडेंट वैल्यू को आपने जब भी सिलेक्ट करके डिपेंडेंट वैल्यू जो भी निकाली है उनका आप क्या बनाए, ऑर्डर्ड पेयर बनाए। और जैसे कि 1 के लिए आपको 3 मिला था तो आपने 1,3 एक पॉइंट बना लिया, है ना। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो जो आपको कर्व मिलता है वो हम उसे हम ग्राफ कहते हैं फंक्शन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन कैसे बनाया जाता है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हमें ज़्यादा ग्राफ वाफ नहीं बनाने होते, बट कभी कभी काम आ जाता है, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। स्पेशली कभी क्वेश्चन आता है ना, जैसे नंबर ऑफ सोल्यूशंस की बात होती है, तो
अगर आप ग्राफ बना सकते हो ना तो ये काम बहुत सिंपली किया जा सकता है, रैदर दैन आप अलजेब्रा में बहुत सारा मैनिपुलेशन करें। तो इस वजह से मैंने ग्राफ ऑफ फंक्शन पे डिस्कशन कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम बात शुरू करते हैं, जो कि है मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे। ओके तो अब हम मेनली हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि है मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। मॉड्यूलस एंड लॉगरिदम्स इस चैप्टर का नाम है, अगर आपने अभी तक भूल चुके हो तो मॉड्यूलस फंक्शन इसका बहुत ड्राई क्या बोलते हैं टीचर्स दे देते हैं, सीधा सीधा डिफाइन कर देते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि पॉजिटिव एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, माइनस एक्स होता है जबकि एक्स लेस देन जीरो है। बट मैं आपको थोड़ा सा ओरिजिन स्टोरी दे देता हूँ इसका, कि ये ऐसा ही क्यों है और क्या काम क्या है बेसिकली इसका ओरिजिन स्टोरी क्या है। तो ओरिजिन स्टोरी के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा पहली चीज़, और दूसरा मुझे एक नंबर लाइन बना के देना पड़ेगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन आपको पता ही है कि इसमें एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसे हम ज़ीरो बोलते हैं, है ना। सेंटर पे ज़ीरो होता है एंड इसके एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। आप वैसे तो इसके बीच में भी कोई भी चीज़ खाली नहीं होती है, ये एम्प्टी नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये भी मैंने सारी बात कर रखी है वैसे पहले। तो इसमें कुछ भी खाली नहीं होता, तो ये रियल नंबर्स हैं एक तरीके से, बट हम इंटीजर्स की बात कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। और इसके दूसरे ही तरफ इतने इतने ही डिस्टेंस पे नेगेटिव इंटीजर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरी ऐसी तैसी मत कर दीजिएगा, ठीक। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो कि है ज़ीरो, ठीक है। और इसे हम ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है, कि यहाँ से सब दोनों साइड पे लाइन बनना शुरू होती है ना। तो हम इंटरेस्टेड हैं कि हम इसके अबाउट, सिंस मैंने इसे रेफरेंस पॉइंट बोला है, तो रेफरेंस का मतलब होता है कि उसी से बाकी सारी चीज़ें मेजर की जाए। तो हम इंटरेस्टेड थे कि भाई अगर मैं बोलूँ कि 3 का रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, ये हमें अगर पता करना हो, तो ऑब्वियसली अगर लाइन वाइन बना रखा हो तो बहुत सिंपल होता है कि ये 1 2 और 3, ठीक है। ऐसा बचपन में हमने कर रखा होता है छोटी क्लासेस में। तो 3 का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मैं अगर बात करूँ डिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। तो इसे डिनोट किया गया ऐसे और बोला गया कि ये 3 है। ऑफ कोर्स ये बहुत ऑब्वियस लग रहा है फिलहाल, बट ये धीरे धीरे ऑब्वियस होना बंद हो जाएगा जब हम नंबर्स छोड़ के अलजेब्रा की तरफ जाएंगे। फिलहाल बस थोड़ा सा पेशेंस बना के। तो क्या था कि ओरिजिन से आप जिस नंबर तक गए उसका डिस्टेंस जो है वो 3 था, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ क्या चीज़, लेट्स से हम -2 की बात कर लेते हैं फ्रॉम ओरिजिन। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या बोलेंगे कि इसे डिनोट तो वैसे ही कर दीजिए जैसे हमने पहले किया था, पर आप इधर देखो कि ये 1 और 2, 2 पॉइंट के बाद हम -2 पे पहुंचते हैं, 2 स्टेप्स के बाद रादर। तो इसका जो डिस्टेंस है वो है 2। लेकिन ध्यान दीजिए 3 के लिए आपको 3 मिला, पर -2 के लिए आपको 2 मिला, है ना। तो हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, हम एक्चुअली इंटरेस्टेड है मैग्नीट्यूड। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा उन्हें पता होता है कि एक वेक्टर नाम का चीज़ होता है, हालांकि वेक्टर मैथमेटिक्स में बहुत डिफरेंट है, तो डिफरेंट नहीं है, मतलब है उसी चीज़ का एक्सटेंशन। खैर, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा चीज़ होता है डायरेक्शन, है ना। तो ये एक तरीके से डायरेक्शन ही तो है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। हम नेगेटिव डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं इंक्लूड बोल रहा हूँ, नेग्लेक्ट करते हैं कि हम डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड बता दीजिए। तो वैसा ही कुछ बातचीत है, और मैग्नीट्यूड को ही एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाता है, इसलिए इस फंक्शन का नाम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये तो है, बट अगेन हमें कुछ ना कुछ, मैथमेटिक्स जो है वो गेम अलग है। मैथमेटिक्स का गेम है कि आपको पैटर्न ढूंढना है चीज़ों में। तो हमने यहाँ क्या देखा कि अगर पॉजिटिव नंबर लिया जाए, अगेन अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ पॉजिटिव, और अगर 0 लिया जाए, क्यों, 0 का जो डिस्टेंस होता है वो ओरिजिन से 0 ही तो होता है, ये तो यहीं पे ही तो खड़ा है। इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहीं से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको चलना थोड़ी पड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ है। बट हमने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें ओरिजिन से तो वो नंबर एज इट इज़ मिलता है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो नेगेटिव नंबर्स का जो डिस्टेंस होता है
ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये फंक्शन कर रहा है कि उस नंबर को लेके उसमें एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दे रहा है। क्यों, माइनस और माइनस ही तो प्लस होता है ना, तो ये यहीं तो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये पता चली कि ये फंक्शन कुछ इस प्रकार का है कि अगर आप इसे पॉजिटिव इंटीजर देते हो या एक पॉजिटिव रियल नंबर देते हो फॉर दैट मैटर, ठीक है, अगर x पॉजिटिव रियल नंबर है और 0 है तो ये उसी को एज इट इज रिटर्न कर देता है, ये इनपुट में कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ये वैसे ही दे देता है इनपुट को। लेकिन अगर आपने इसे एक नेगेटिव नंबर दिया, रियल नंबर, तो ये उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना के दे देता है। ठीक है, तो बड़ा चालू फंक्शन है ये। तो इस वजह से इसे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहा गया है कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देता है और इसे डिनोट किया गया ये वाले नोटेशन से। ठीक है, तो यही है, इसे मैं अगले पेज पे अच्छे से लिख देता हूं। तो मॉड्यूलस फंक्शन, या जिसे हम मॉड्यूलस ऑफ एक्स बोल देते हैं, तो ये होता कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस होता है एक नंबर x का फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मैं इसे अच्छे से लिख भी देता हूं, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन की जगह मैं 0 लिख देता हूं, या आप o मान सकते हो इसको। तो ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है कि ये x रिटर्न करेगा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो अगर आपको डिस्टेंस का आइडिया समझ आया तो आपको मॉड्यूलस ऑफ x को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाय द वे, मॉड्यूलस ऑफ x बोल रहे हैं तो खाली x लिख देता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ मॉड x जो होता है वो तो मॉड्यूलस ऑफ मॉड x ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसे करेक्ट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया समझ आया होगा कि ये मॉड्यूलस का सीन है क्या। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और ये बहुत तंग करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको डेफिनेशन क्लीन रखना है, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। ठीक है, तो बस डिस्टेंस वाला बात याद रखिए और बाकी सब बिल्कुल सही चलेगा। ठीक, अच्छा, तो इसे जो पढ़ा जाता है, इसे रीड करने का तरीका होता है कि दिस इज मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, इसे मॉड ऑफ एक्स बोलते हैं। तो अगर आपको कभी कोई टीचर ऐसा बोलता हुआ दिख जाए तो आपको ये समझ जाना है। ठीक है, बस सिंपल सी बात याद रखिए कि अगर मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव सामान रखा है और 0 रखा है तो वो एज इट इज रिटर्न करता है, और अगर नेगेटिव सामान रखा है तो वो उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देता है। इसे ही देखने का दूसरा तरीका होता है कि नेगेटिव का साइन रिवर्स कर देता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। बट हालांकि आप ऐसे कहानी अगर समझ के चलोगे मॉड्यूलस फंक्शन की तो आपको बेहतर समझ में आएगा और याद भी रहेगा, आपको ज़्यादा याद करने पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की मैं कुछ बात करूँ तो अगर आप मॉड्यूलस ले रहे हैं 2 और 3 का तो हमने देख ही लिया। अगर मैं मॉड्यूलस लेता हूँ पाई का, तो पाई अगर देखा जाए तो पाई तो पॉजिटिव है, प्लस 3.1415 है ना, तो ये पाई को एज इट इज रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि पाई इस वाले केस में फॉल कर रहा है ना। अच्छा, अगेन मैंने ये वाली बात तो कर ही रखी है कि मॉड ऑफ 0 0 होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे -1√2 ले लेते हैं और इसका मॉड निकालते हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो √2 जो होता है वो 1.414 और ऐसे ही चलता रहता है, इरेशनल नंबर है ऑफ कोर्स। तो ये जो √2 है ये 1 से ज़्यादा है ना, √2 इज ग्रेटर देन 1। तो अगर आप ध्यान दो, दोनों साइड अगर मैं √2 माइनस करूँ तो 0 विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस √2। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ये जो अंदर वाला चीज़ है वो 0 से कम है, यानी कि वो एक नेगेटिव नंबर है ना। तो अगर वो नेगेटिव नंबर है तो हमें पता ही है, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके रिटर्न करेगा, है ना। मुझे उम्मीद है आइडिया समझ आ रहा होगा। अगेन मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिंपल सा काम किया कि जो √2 है इट इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, या मैं ऐसा लिख देता हूँ 0 इज़ लेस देन √2। अब मैंने यार इधर 0 भी क्यों करूँ, मैं 1 ले लेता हूँ ना। 1 इज़ लेस देन √2 क्योंकि √2 जो होता है वो 1.414 होता है। ठीक, अगर मैंने इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया या दोनों साइड में √2 माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस √2 और ये आएगा 0। तो मेरे को पता चला कि ये 1 माइनस √2 है। वैसे तो देख के भी पता चल रहा है ये 1.4 है, तो ऑफकोर्स माइनस करके माइनस का 0.4 आएगा, तो ये नेगेटिव नंबर है। बट अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी समझ ही जाएंगे, हमने इनइक्वालिटीज़ पढ़ ही रखा है, लास्ट लेक्चर किया था बेसिक मैथमेटिक्स का। तो जो अंदर वाला क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, यानी कि ये इस सेकंड केस को बिलोंग करता है मॉड्यूलस का डेफिनेशन से। तो हमें एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा। अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा √2
-1, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑफ प्लस माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस ऑफ माइनस प्लस का √2 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया समझ आ रहा होगा कि ये फंक्शन को यूज़ कैसे करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक सिंपल सा और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ, इक्वेशन मान लीजिए कुछ ऐसा है कि अगर x बिलोंग करता है 0 से 1, यानी कि इसको देखने का सिंपल सा तरीका है कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं मॉड x माइनस 2 की बात करूं, तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 है? तो यानी कि x माइनस 2 जो होगा उसका मिनिमम वैल्यू होगा -2 से लेके -1 तक, है ना। तो ये क्या है, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो 0 से कम है, यानी कि मॉड्यूलस का सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पे एक्टिवेट होगा, यानी कि ये -(x माइनस 2) के साथ ओपन होगा। तो हम इसे 2 - x देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये वेरिएबल वाली चीज़, ये आपको आदत बनानी पड़ेगी इस चीज़ की कि अगर वेरिएबल दिया है और आपको मॉड्यूलस ओपन करना है, क्योंकि एज इट इज़ इसके साथ ऑपरेशंस नहीं कर सकते आप, तो इसे आपको ओपन करने के लिए रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक और केस ले लेते हैं, इफ़ x इज़ लेस दैन -3, लेट्स से अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो अगर मैं आपको मॉड ऑफ x प्लस 2 दूँ, अगर मैं मॉड ऑफ x प्लस 2 दूँ, तो आपको शायद समझ आ रहा होगा कि x अगर लेस दैन -3 है, तो x प्लस 2 जो होगा वो लेस दैन -3 प्लस 2 होगा, तो x प्लस 2 जो होगा वो लेस दैन -1 होगा। अगेन ये सारा का सारा चीज़ नेगेटिव है। अगर ब्रैकेट कह रहा हूँ, मॉड्यूलस के अंदर की चीज़ अगर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये माइनस के साथ ओपन होगा, ठीक है। मेनली माइनस वाला हिसाब ही होता है जो कि ज़्यादातर तंग करता है। अगर पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स आपको साइन कुछ नहीं करना, है ना। तो ये आएगा -x माइनस का 2। तो मुझे उम्मीद है कि मॉड्यूलस को यूज़ कैसे करना है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि पहला क्वेश्चन दे रखा है। वैसे तो ये सॉल्व द फॉलोइंग है सारे के सारे। तो इसमें दे रखा है कि आपको उन x की बात करनी है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 है, ठीक है। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 है। तो अगर आप नंबर लाइन देखें, तो नंबर लाइन पे 0 से 3 डिस्टेंस पे अगर आप इस तरफ जाओगे तो यहाँ पे आएगा 3, और इस तरफ जाओगे तो यहाँ पे आएगा -3। तो आपके जो x के 2 वैल्यूज़ हैं वो ये वाले होंगे जो पॉसिबल होंगे। इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगा तो उसका डिस्टेंस 3 नहीं हो सकता 0 से, है ना। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है कि x इज इक्वल टू आइदर -3 और +3, ठीक है। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात समझ आ गई होगी। अगेन मैं दोबारा बोल देता हूँ, इस स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका ये है कि वो x बताइए जिसका डिस्टेंस 0 से 3 का हो। तो एक तो पॉजिटिव साइड पे 3 होगा और एक नेगेटिव साइड पे 3 होगा, जो कि ये है, ठीक है। अच्छा, अब बिफोर मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाऊं, यहाँ पे मेरे को आपको ऐसे वाले एक्सप्रेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन देना पड़ेगा, तब जाके बात हो सकती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको ये बोला था कि मॉड ऑफ x जो होता है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x एक्चुअली ऐसा होता है, और यहाँ पे ये जो है ये ओरिजिन का पॉइंट है, ठीक है। देखो ना, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस बताना है, तो आपको 2 और 3 के बीच में अगर डिस्टेंस बताना है तो आप उसे कैसे बताओगे? आप उसे 3 - 2 से बताओगे कि 1 का डिस्टेंस है ना। तो आप करते क्या हो, डिफरेंस करते हो बड़े वाले नंबर से छोटे वाले का, और आप पॉजिटिव वाले नंबर में इंटरेस्टेड हो, है ना। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मॉड्यूलस है इन दोनों नंबर्स का, या फिर आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि ये मॉड्यूलस है इन दोनों नंबर्स का। तो अगर मैं बोलूँ कि 2 और 3 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो हमें ऐसे या ऐसे मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको ये आइडिया समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि अगर हम 2 नंबर्स ले ले x और y, और अगर हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करना चाहें तो मॉड्यूलस फंक्शन में हम उसे इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ऑफकोर्स मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है देखिए ज़रा, कि आपको बोल रहे हैं कि x + 2 का मॉड्यूलस 6 कब हो सकता है। अब अगेन ऐसे देखने में तो शायद नहीं समझ आएगा, हालांकि हाँ ऑफकोर्स हमारे पास और भी तरीके हैं, बट अगर हम इसे कन्वेंशनल जैसा डेफिनेशन है अगर हम उसके हिसाब से करने चले तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं
कि हम इसे पहले तो वैसा बनाएं जैसा कि हमें देखना पता है, जो कि है कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। इसको क्या किया मैंने, प्लस को माइनस इंटू माइनस कर दिया, ठीक है, और इज इक्वल टू 6। अब ये हमें पता है, ये हमें ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा, ये क्या है, डिस्टेंस है एक्स और वाई के बीच का, और ये तभी है जब बीच में एक माइनस साइन है ना, डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आपको वो सारे एक्स बताने हैं जिसका -2 से जो डिस्टेंस है वो 6 का है। अगेन आप नंबर लाइन पे जा सकते हैं, और हमने डिस्टेंस कहाँ से लेना है, अपने -2 से डिस्टेंस लेना है। तो -2 से 6 का डिस्टेंस एक तो इस तरफ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। इस तरफ 6 का डिस्टेंस लेने से आप -8 तक पहुंचेंगे, और दूसरी तरफ 6 का डिस्टेंस लेने से आप 4 तक पहुंचेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दो नंबर्स मिलेंगे, जो कि होगा x या तो होगा -8 और x होगा 4, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ में आ रहा होगा। ये डिस्टेंस वाला आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, अभी हम लोग ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको ये सब करा रहा हूँ। ऑफकोर्स हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ मॉड्यूलस के आइडिया से कंफर्टेबल कराने के लिए ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है हमारे पास वो ये है कि वो सारे x बताइए जिसका 1 से डिस्टेंस 2 है, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अगेन ये तो आप कर ही लेंगे। क्या है कि 1 से हमें दो डिस्टेंस चाहिए, यानी कि 1 से 2 और 3। एक तो ये वाला डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव साइड में, एक नेगेटिव साइड में डिस्टेंस होगा जो कि होगा 0 और -1, ठीक है। तो ये तो मतलब ऐसे ही देख देख के बता देंगे अब तो आप कि x जो है वो या तो -1 होगा और x जो है वो 3 होगा, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पे, x जो है वो या तो -1 और x जो होगा वो 3 होगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आ रहा होगा। अगेन अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये कुछ उल्टा बोलने की बात हो रही है, बट अगेन ये बात उल्टी नहीं है। आप देखो ना, आप खुद देखो, मैंने बोला था कि 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 - 2 से दिया जा सकता है मॉड में, बट 3 - 2 का अगर मॉड लूं या फिर मैं 2 - 3 का मॉड लूं, तो क्या दोनों में कोई फर्क है? यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस एंड 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस, क्या दोनों सेम नहीं होते? दोनों सेम ही तो होते हैं। तो ये माइनस साइन में अगर उल्टा भी लिखा है तो इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है हमें कुछ ऐसा एक प्रॉपर्टी सा मिल जा रहा है जो कि कुछ इस प्रकार का कह रहा है कि अगर आपके पास x - y लिखा हो तो ये बराबर होता है y - x के। मतलब अगर आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हालांकि हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे, बट ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते मैथमेटिशियंस को भी ऐसे ही मिलती है चीज़ें, है ना। एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीज़ें तो तभी पता चलता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको वो वाले x बताने हैं जो कि 3 से 2 डिस्टेंस पे है, ठीक है, 2 की दूरी पे है 3 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम इसे चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमने देखा डिस्टेंस जो है वो आप a से b का डिस्टेंस ले लो या b से a का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अगर आपको ऐसे में कंफर्टेबल है आप ये कर सकते हो। माइनस साइन कॉमन लिया गया है बेसिकली। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि 3 से 2 डिस्टेंस, तो 3 से 2 डिस्टेंस एक तो पॉजिटिव साइड में जाएगा जो कि 5 में आएगा, और एक नेगेटिव साइड पे जाएगा जो कि 1 पे आके रुकेगा। तो इसका मतलब होता है कि x जो होगा वो या तो 1 होगा और वो 5 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर रह रहा होगा चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक फॉर्मेट नोटिस किया। अगर आप पिछले सवाल कुछ ध्यान से देख रहे हैं तो आपने एक फॉर्मेट नोटिस किया होगा क्या, कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन है कि x - a जो है वो b के बराबर है, जब भी हमारे पास ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ पे भी ऐसा ही सिचुएशन है, तो x - a जब भी b के बराबर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x जो होगा वो a ± b के बराबर आएगा। ये दोबारा देख लीजिए कि अगर आपके पास ये वाला कंडीशन गिवन है या फिर आप इस वाले कंडीशन तक पहुंच चुके हैं कि x का a से डिस्टेंस b है, तो आपको करना कुछ नहीं है, b के आगे ± लगाना है और ये जो माइनस का a है ये उस तरफ जाके प्लस का a बन जाता है। अब देखिए
अगर आप ऐसा करते तो आप बहुत ही जल्दी चीज़ें कर लेते। कैसे? अगर आप यहाँ से आगे बढ़ें तो आपको क्या करना था, -2 के आगे माइनस था तो ये माइनस का 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा और प्लस -6 आएगा। तो अगर आप अब इसे सॉल्व करें, ये -2 है, एक बार प्लस का 6 ले लो, एक बार माइनस का 6 ले लो। तो अगर आपने प्लस का 6 लिया तो ये आएगा 4 और माइनस का 6 लिया ये आएगा माइनस का 8। ठीक है, तो आप आइडिया जो है मैं उसे अच्छे से इस पेन से लिख देता हूँ। अगर x माइनस ए इज इक्वल टू बी है, इफ ऐसा सिचुएशन है, देन आपका जो x होगा वो होगा a प्लस माइनस बी। ऐसा हमने यहाँ पे नोटिस किया। ठीक है, अगेन इसको आगे भी टेस्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अगर एक बार काम कर रहा है तो हर बार ही काम करेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीधे सीधा कर सकते थे आप, क्या कि माइनस का 1 था ना, तो 1 दूसरे तरफ चला जाएगा और प्लस माइनस जो डिस्टेंस था वो, यानी कि 1 -2 कर लो, 1 + 2 कर लो, 1 -2 हो गया माइनस का 1, 1 + 2 हो गया 3, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट वाला आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने होमवर्क प्रॉब्लम्स की तरफ। होमवर्क प्रॉब्लम करने से पहले यार एक प्रॉब्लम मेरा रह गया, जो कि ये वाला प्रॉब्लम है। आपके पास प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन में है, देख लीजिए। यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये मत कर लीजिएगा कि दोनों को रिमूव कर दिया और फिर प्लस और माइनस इधर उधर चला गया, वो आप नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं इस पे कि इसको दोनों को रिमूव कर दो, जैसा कि पिछले ट्रिक में बोला था, या ट्रिक बोल लो या रादर जो पैटर्न हमने नोटिस किया, और इसे प्लस माइनस दे दो और बाकी इनको इधर ले जाओ। ऐसा नहीं है, वो आप सिर्फ तब कर सकते हो जो आपके पास पूरे में मॉड्यूलस दे रखा हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों अपने आधे आधे रिमूव हो गए, वो एकदम गलत है। ठीक है, वो आप नहीं कर सकते। हम प्रॉपर्टी भी देख लेंगे वैसे कि ये क्यों नहीं होता है, ये हम आगे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अब इस सवाल में देखें, इस सवाल का मतलब समझिए। पहला कि हम x के वो डिस्टेंस लें जो 2 से x दूरी है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 2 के आजू बाजू हमें डिस्टेंस चाहिए और 5 के आजू बाजू हमें डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे 2 नंबर्स है ना, हम डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 से नापा जा रहा है, यहाँ पे 5 से नापा जा रहा। और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 से और 5 से जो डिस्टेंस नाप रहे हैं उनका एडिशन 3 होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम 2, ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो है डिस्टेंस फ्रॉम 2 एंड 5, या फिर मैं एंड नहीं लिखता हूं, रादर एंड जो है उसका मीनिंग अलग निकल आता है। डिस्टेंस फ्रॉम 2 प्लस डिस्टेंस फ्रॉम 5 इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, यानी कि हम उन x पे इंटरेस्टेड है जो कि इस चीज को सेटिस्फाई करें। तो एक काम करते हैं ना, एज यूजुअल हमारा ट्रस्टेड नंबर लाइन बनाते हैं, एंड नंबर लाइन से हमें शायद बेहतर पिक्चर थोड़ा सा मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं 0, फिर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अच्छा इसके आगे भी थोड़ा बना लेता हूँ 6, क्या पता आगे काम आ जाए कुछ। तो इतना फिलहाल बना के रखते हैं। तो अगेन हमारे जो 2 नंबर्स जो हमें कंसिडर करने हैं वो ये है, पहला है 2 और दूसरा है 5। ठीक, तो अगर आप नोटिस करें, हमें इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो टोटल डिस्टेंस है 3। ठीक है, तो अगर मेरा पॉइंट 2 पे है तो उसका डिस्टेंस जो 2 से है वो है 0, यानी कि यहाँ पे आएगा 0, और उसका डिस्टेंस जो 5 से है वो है 3। तो ये ऑब्वियसली इस पोजीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जो कंडीशन हमें चाहिए वो सेटिस्फाई करता है कि दोनों डिस्टेंसेस का सम 3 होना चाहिए, जो कि है इस केस में। तो 2 डेफिनेटली वैलिड है, x जो है वो 2 हो सकता है। अगर आप बीच में कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आप नापोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नापोगे, वो पूरा का पूरा 3 ही हो जाएगा। ठीक है, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, शायद बेहतर समझ आएगा। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ कहीं बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया, तो अगर आप नोटिस करो ये जितना भी डिस्टेंस है आप इसे a मान लो, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो 3 - a है ना, क्योंकि टोटल 3 है, तो इन दोनों को ऐड करने से तो 3 बन जाएगा। तो शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे बीच में 2 और 5 के बीच में इंक्लूडिंग 5 कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट का डिस्टेंस 2 से नापोगे और 5 से नापोगे और उन्हें ऐड करोगे तो वो ऑलवेज 3 आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 से 5 के बीच में सारी की सारी सेटिस्फाइड है, तो ये हमें रिक्वायर्ड है, ये वैल्यूज बिल्कुल सेटिस्फाइड है, हमें चलेंगी। अच्छा, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब अगर आप ध्यान दो, अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए आपने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया, तो इसका डिस्टेंस जो 2 के साथ है वो कुछ पॉजिटिव नंबर है ना, और इसका डिस्टेंस जो 5 के साथ है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 5 के साथ जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 3 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इस एरिया में ध्यान से देखूं तो 2 के बाहर जितना भी एरिया है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम 5 इज ग्रेटर देन 3, है ना। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी कोई एरिया ले लूँ यहाँ पे, तो इसका भी जो डिस्टेंस है वो 5 से तो ठीक है डिस्टेंस, लेकिन जो 2 से होगा वो 3 से ज़्यादा होगा, और मुझे किसी भी हालत पे डिस्टेंस जो है वो 3 चाहिए एग्जैक्ट, ना कम ना ज़्यादा। क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा गया है ना। तो अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो वो ये था कि भाई आपको वो वाले पॉइंट्स चाहिए, x की वो वैल्यूज बताइए सच दैट कि 2 से डिस्टेंस और 5 से डिस्टेंस जो हो x का वो 3 हो। तो हमने देखा कि 2 और 5 को इंक्लूड करके 2 से 5 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा डिस्टेंस 3 आएगा टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर आपने 2 से कम कोई पॉइंट लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, तो ऑब्वियसली उसका जो 5 से जो डिस्टेंस है, यहाँ है 5, तो इससे जो डिस्टेंस है वो 3 से ज़्यादा चला जाएगा। 3 तो यहीं तक है, 2 तक है, और वैसे ही 2 से 5 तक 3 डिस्टेंस है, तो 5 के आगे अगर आपने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया x को, तो वो भी 2 से जो डिस्टेंस है वो 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, मुझे उम्मीद है आप वो देख पा रहे हैं कि वो होगा 2 से 5। अगेन मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं इसके बाद लिख देता हूँ, रादर बेहतर होगा। तो देयरफॉर x जो बिलोंग करेगा वो 2 से लेके 5 ही कर सकता है, और दोनों इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा कि 2 और 5 दोनों इंक्लूडेड है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा, एक और बार आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने होमवर्क प्रॉब्लम्स की तरफ। तो ये रहे आपके होमवर्क प्रॉब्लम्स, मैंने साथ में आंसर भी दे दिए गए हैं। एक ये शो दैट है, तो शो दैट का तो क्या ही आंसर देना है, ठीक है, ये बस आपके फंक्शन का डेफिनेशन चेक करने की बात हो रही है। अच्छा, अगेन ये वाला क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से ट्राई कीजिएगा, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था उसी पे बेस्ड है। तो बाकी आपको सोल्यूशन वगैरह सारे दिए हुए हैं, तो सोल्यूशन बाद में देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा कि करना कैसे है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच अगर आपने अब तक देखा है तो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं एक वो टीचर हूँ, मैं एक ऑफलाइन टीचर हूँ, आपको पता ही है, तो ऑनलाइन मेरे लिए नया है। ठीक है, तो अगर आपका फीडबैक रहेगा तो ही मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना, मैं चीज़ें इंप्रूव करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पीस।